नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। केदारनाथ उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर मतदान होने हैं और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव सहित तमाम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। केदारनाथ उपचुनाव 20 तारीख को मतदान होगा। वहीं हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। इन्होंने केदारनाथ में 11 दिन रहकर चुनाव प्रचार किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यशपाल आर्य अभी तक 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 7 बार इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं यशपाल आर्य का कहना है कि वो मतदाताओं को देखकर पहचान जाते हैं या उनके हाव भाव से पहचान जाते हैं कि उनका रुझान किस ओर है। तो आइए केदारनाथ उपचुनाव पर बात करते हैं यशपाल आर्य से और जानते हैं कि मतदाताओं का क्या रुझान है। सर, मतदाताओं का देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा नाराजगी सरकार से, आक्रोश है, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और भाजपा ने यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पेपर लीक होते रहे, अधिराज्य सेवा आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, पेपर बैंक लीक हो जाता है और जो मेहनत कश नौजवान है वह वंचित रह जाते हैं सरकारी नौकरी पाने से। धनाढ़ी लोग जो योग्य भी नहीं है, काबिल भी नहीं है, उन्हें रोजगार मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। और सत्ता के करीब जो लोग हैं, प्रभावशाली जो भाजपा के लोग हैं, उनके परिवार के लोग को रोजगार मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। ये विडंबना है। और आज केदार घाटी या जो कैलाश, जो केदारनाथ यात्रा मार्ग है, उससे हजारों परिवारों का जीवन यापन होता है। तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है तो जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, डंडी कंडी वाले हैं, जो हमारे कूड़ा कचरा चलाने वाले हैं, जो ढाबे हैं, जो हमारी छोटी वस्तुएं बेचते हैं, फूल बेचने वाले हैं, जो हमारे नींबू पानी बेचने वाले होटल व्यवसायी हैं, उनका पूरा इस साल उनका पूरी रोजगार ठप कर दिया। कभी यात्री तीर्थ यात्रियों को रोका गया और रेस्ट्रिक्शन के नाम पर यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की गई। एक गुस्सा है लोगों में। और जिस तरह से केदारनाथ धाम की शिला को ले जाकर बुराड़ी में, दिल्ली में स्थापित करने की सरकार ने कुछ चेष्टा की, उससे भी लोगों में क्षोभ है, गुस्सा है। आस्था विश्वास हमारी मूल्य, हमारे प्राण है बाबा केदारनाथ, उनके साथ इन्होंने छल काम किया है। निश्चित रूप से बाबा केदारनाथ को क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। और आज भी बुनियादी जो ढांचा है वो बिल्कुल वो कमजोर है। वहां पर आज भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, अस्पताल नहीं है, अगर कहीं पर अस्पताल है भी डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, अध्यापक नहीं है। गड्ढों से पट्टी पड़ी सड़कें हैं और बदहाल सड़कें हैं। मैंने कहा ना कि आपदा से जो परिवार प्रभावित है, जो क्षेत्र प्रभावित है, उन्हें न तो उनका मुआवजा मिला है, न पुनर्वास हुआ है, न उनका विस्थापन कर पाई है सरकार, न वहां पर जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य कर पाई है। तो इससे क्षोभ है, गुस्सा है, पलायन हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकारी दृष्टि से कोई सोचती नहीं है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई है और जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में झूठे वादे, कोरी घोषणाएं के अलावा कुछ नहीं है। जनता को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और आज उसका नतीजा है केदार घाटी करा रही है। तो इसीलिए, और हम पहले से कहते रहे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी और धन बल का इस्तेमाल करेगी। और ये कल देखने को मिला है चोपता में, जिस तरह से एक जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी गाड़ी में शराब बरामद होती है और जब हमें मालूम होता है, हमारे मनोज तिवारी एमएलए हैं, हमारे मदन मिश्र जी हैं, हमारे मनोज रावत जो वहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं, वो सब जाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ती है पुलिस प्रशासन को और वो गाड़ी सीज हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी
शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह षड्यंत्र है कांग्रेस का। बड़े शर्मनाक वक्तव्य है। सच उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, जो वक्तव्य दे रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। इससे बड़ी और केदारनाथ विधानसभा के सभी मतदाता इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती है, और ये कल की घटना से साबित हो गया है कि आरोप हम पर लगा रहे हैं, चोरी वो कर रहे हैं, आक्षेप उन पर सच्चाई है, आरोप जो लगाए आरोप नहीं है, सच्चाई है। और उन्होंने धन बल के आधार पर जनता को प्रभावित करने का कुछ चेष्टा की है, और जन बल की जीत होगी, और हमें जनता का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। सर, चुनाव प्रचार के दरमियान देखा गया कि आशा नौटियाल मंच पर भावुक हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिलाया, उन्हें चुप शांत कराया। क्या आपको लग रहा है कि यह क्या हो सकता है? इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, जब केदार घाटी में आपदा आई, कहाँ थे वो चेहरे? जब लोग डरे हुए थे, समय हुए थे, घर टूट रहे थे, जब तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई और लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया, लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दी गई, तीर्थ यात्रियों, जो हमारे चार धाम पे जो हमारे केदारनाथ यात्रा मार्ग है, वहां पर जो लोग काम करते थे, जैसे मैंने पहले कहा, उनका रोजगार छीन लिया गया। पहली बार पंजीकरण की व्यवस्था देखने को मिली, यात्रियों को रोक दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। और आज तब किसने आवाज उठाई? और जब अज्ञता भंडारी की हत्या हुई, उसके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, यहाँ की दलित बेटियों के साथ जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण और हत्याएं हुई, तब ये लोग कहाँ थे? ये तब आंसू क्यों नहीं निकले? और भाजपा आज किस मुंह से कह रही है दलितों की बात, शोषितों की बात, मातृशक्ति के बारे में? इनका क्या इनका डर रवैया रहा है? अगर सही मायनों में इनका भावनात्मक लगाव होता, इनके मन में पीड़ा होती, इनके मन में दर्द होता समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, शोषित वंचित कमजोर तबके के प्रति, तो आज इतनी रोने की नौबत नहीं आती। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कुछ भी कर लें, कुछ भी हथकंडे अपना लें, जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, और यह परिवर्तन निश्चित रूप से 20 नवंबर को मतदान होना है, उस दिन दिखाई देगा। और 23 तारीख को परिणाम, सुखद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होगा। जनता का ही निर्णय होगा, जनता जो निर्णय लेगी कांग्रेस के पक्ष में लेगी, और ये हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें बद्रीनाथ भी जीते हैं, हम जीते हैं मंगलौर, हम पर बड़ी भरोसा किया है जनता ने, बद्रीनाथ की महान जनता ने, मंगलौर की महान जनता ने। हम उस विश्वास को बनाए रखें, उनके जो उस भरोसे को हम कभी कमजोर न होने देंगे। इसी तरह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बाबा केदारनाथ की पवित्र धरती है, केदारनाथ उपचुनाव में हम लोग निश्चित रूप से जो जनादेश मिलने जा रहा है कांग्रेस को, हम इसके अनुरूप काम करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, इस बार यात्रा भी चली, यात्रा में यात्री भी आए, श्रद्धालु आए, उन्होंने दर्शन किया, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। बकायदा कम होने के बावजूद भी चूंकि काफी ज्यादा भूस्खलन भी देखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आया कि काफी सुखदपूर्ण यात्रा है। क्या आप कितने संतुष्ट हैं इस बार के चार धाम यात्रा से? अब ये तो केदारनाथ धाम और जो हमारे यात्री मार्ग है, उन लोगों से पूछिए क्या परिणाम रहे इस यात्रा में, किस तरह से व्यवस्था देखने को मिली। मैंने कहा ना कि जो यात्री थे उनको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में क्या हाल हुआ, उनको किस तरह से उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ी, और जो हमारा यात्री मार्ग है, हमारे जो लोग थे, जो हमारे व्यवसायी थे, उनके रोजी रोटी में किस तरह से संकट पैदा किया गया। कर्ज में डूबे हुए हैं लोग, घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, और सुखद यात्रा रही कहना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे कितना दर्द है, कितना मर्म है, लोगों में कितनी पीड़ा है, इस बात का एहसास सरकार को होना चाहिए। तो हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। इन्होंने केदारनाथ उपचुनाव मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा कि जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है और इस बार कांग्रेस विजय श्री हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी, देहरादून। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने के लिए उपचुनाव ड्यूटी में नियुक्त होने वाले समस्त सुरक्षा कार्मिकों की
पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सभी कार्मिकों को संबोधित करते हुए बताया कि हर चुनाव की ड्यूटी यादगार होती है तथा हर चुनाव के साथ कुछ न कुछ नया अनुभव अवश्य मिलता है। ड्यूटी अवधि में यदि कोई भी कार्मिक नशे की हालत में मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विधानसभा उपचुनाव श्री केदारनाथ विधानसभा का 2024 का आज 18 तारीख को बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रीफिंग हो गई। सुरक्षा का इंतज़ाम मैं कहूँ तो हमारे पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ अरेंजमेंट में लगे। 3 CAPF की टुकड़ियाँ तथा एक हमारी उत्तराखंड पुलिस की अहम बटालियन की 4 टोटल कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है। और सारे भी जो पुलिस कर्मचारी है वो बहुत ही उत्साहित नज़र आए और उनको लेके जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट हो या सुरक्षा के इंतज़ाम हो, रहने का अरेंजमेंट है, ये भी हमारे द्वारा किया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है ये पूर्व वर्ष के भांति इस साल का चुनाव भी बहुत ही अच्छा और अच्छे माहौल में बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचा। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। हमने चुनाव आयोग से मांग की कि जिस तरह से केदारनाथ क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही केदारनाथ क्षेत्र में बीजेपी के मंत्री विधायक खुलेआम शराब पैसे बांटने के साथ साथ जनता को अन्य प्रलोभन दे रहे हैं, इन सब पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के RSS के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर, हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाए। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी उनकी। दूसरा हमारा बात ये था कि जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं सरकार के, चाहे विधायक चाहे मंत्री, जितने भी मैंने गिने पदाधिकारी RSS, ये आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उनको जिला से हटा दिया जाए ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव एंश्योर किया जा सके। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। बता दें कि 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेंगी। साथ ही आशा नौटियाल के प्रति जिस तरह से केदारनाथ की जनता का स्नेह देखा गया है, उससे साफ है कि केदारनाथ की जनता बीजेपी के साथ है। देखिए, केदार घाटी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, आप देखिएगा कि इस बार जो है भाजपा को पिछली बार के मतों से इस बार भारी मतों से जो है हम जीतने वाले हैं। और लगातार जो हम जिस प्रकार से आशा नौटियाल जी जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनके प्रति भी जनता का बहुत स्नेह वहां पे देखा गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पे एक एक गाँव में जाकर प्रवास करके लोगों से मिलना जुलना किया है, उनकी समस्याएं जानी है और वो जो विकास वहां पे चल रहे हैं उसका धन्यवाद लगातार जनता कर रही है। तो जाहिर है कि भाजपा वहां पे भारी मतों से जीत रही है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन को सुव्यवस्थित, पारदर्शिता और निष्पक्ष ढंग से संपादित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके चलते सभी पोलिंग पार्टियां अगस्त मुनि क्रीड़ा भवन में निर्वाचन सामग्री का मिलान करते हुए नजर आई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी की देखरेख में निर्वाचन सामग्री वितरण का कार्य पूरा किया गया है। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर अब प्रदेश में जल्द आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने कहा कि शहर का विकास कैसे होगा, इस पर सरकार को जानकारी देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कवायद का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किस अधिकार से UPCL की परिसंपत्तियों को अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है।
आखिर अडानी के साथ मीटर बदलने के एमओयू को सार्वजनिक कब किया जाएगा? मैं यही प्रश्न चाहता हूं कि मेरे सारे पत्रकार बंधुओं के सामने मैंने कहा, मैं यही प्रश्न चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020-2021 से चुनाव से ठीक पहले आकर के 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसका मैंने वीडियो फेसबुक में डाला और आपको भी वीडियो दिखाया है। जो वो घोषणा की थी वो पैसा कहाँ गया? ना इस हल्द्वानी का हाल यह है कि हल्द्वानी पूरा का पूरा तरह सांड आश्रम में तब्दील हो चुका है। डेंगू का भी आविरासीन हो गया। डेंगू, आप बताइए क्या डेंगू चला गया शहर से? पूरी शहर की पूरी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। ठीक ना तो सैनिटेशन की व्यवस्था है, डेंगू अपनी जगह पर है, सड़कें बनी नहीं हैं। 2000 करोड़ रुपए मैं कहता हूं कहां गया? ये प्रश्न बहुत बड़ा विचारणीय है। पत्रकार बंधु के प्रश्न पूछना चाहिए। हम भी पूछने जा रहे हैं आंदोलनों के माध्यम से, हम आंदोलन के माध्यम से इस बात को पूछने जा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए कहां गया। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था, जो आपने बिजली वाला मुद्दा था, जिसमें मीटर के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूं कि अडानी को जो ये दे दिया गया है उसका एमओयू आज तक जो है पता नहीं है कहाँ है एमओयू। अडानी के साथ सरकार ने क्या गुपचुप एमओयू किया कि हम पर थोपने की तैयारी है अडानी के वो मीटर जो बांग्लादेश में जाकर करके बांग्लादेश में कू हुआ, और कू होने के बाद वो जो जितने बचे हुए मीटर थे वो नोबडी इज टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप ये बताओ कि जो हमको 8.5 रुपया जो प्रति जो यूनिट की जो आप बिजली देने की तैयारी करा रहे हैं हमको, यानी जनता को, यानी जनमानस को, और यूपीसीएल के सारे ऑफिस बेचने जा रहा है अडानी को, ये आप बताओ उसका जो एमओयू, अगर ऐसा नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसका एमओयू दिखाओ। देहरादून स्थित जिलाधिकारी कार्यालय ऋषि प्रणा सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जहां तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर निपटारा भी किया गया। लगभग 100 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीवेंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं। तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। तो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। और जिसमें कुछ फैक्ट चेक चाहिए होते हैं, उसमें कुछ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं स्थल इंस्पेक्शन के लिए। सो उसमें भी हम टाइम बाउंड करते हैं। जैसा पूर्व में भी शेयर किया था कि हमारा लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका प्रोटोटाइप रेडी हो गया है और अभी कुछ एग्जामिनेशन स्टेज पे है, जिसमें सारे पटलों के और विभागों के नाम अपलोड किए जा रहे हैं। सो बहुत जल्द वो सिस्टम आ जाएगा, तो एक जो मॉनिटरिंग सुपरविजन है, जितनी भी ग्रीवेंसेस आई हैं एप्लीकेंट्स की कि कितनों का निस्तारण समयबद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखने में सुगमता होगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा गांधी अलग व्यक्तित्व की नेत्री थी। कांग्रेस भवन में माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं उनको बहुत आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और सही मायने में इंदिरा गांधी जी का आयरन लेडी के रूप में केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था। मुझे आज भी याद है जब इंदिरा गांधी संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका भाग लेने के लिए गई, तो उसमें अमेरिका के मीडिया में इंदिरा गांधी के लिए आयरन लेडी के रूप में उस समय उनका वेलकम संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया। मुझे दूसरा उदाहरण, मैं क्योंकि मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को कहा कि भाई आप भारत की ओर गलत निगाह से मत देखो, आतंकवाद और इसके घुसपैठिया बांग्लादेश की सीमा पर और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान पर ज्यादा गतिविधियां, अपनी आतंकवादी गतिविधियां मत बढ़ाओ। और जब पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान की फौज के बलबूते पर 1971 में पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, बांग्लादेश और आज जो पाकिस्तान। तो ऐसी महिला जिनको लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा।
केदार नरसिंह मंदिर प्रांगण में चल रहे केदार नरसिंह जात्रा महोत्सव और श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन हुआ। बता दें, केदार नरसिंह मंदिर ट्रस्ट और ग्राम क्षेत्रवासियों की तरफ से इस जात्रा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ 11 नवंबर से हुआ था, जिसके बाद 7 दिन के भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यमुनोत्री विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक ने शिरकत की। सभी ने मंदिर निर्माण के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी के चलते शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी मान्यता इतनी थी कि विपक्ष की नेत्री होते हुए भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा के अवतार की संज्ञा भी दी थी। वर्ष की बात है, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं को एक सम्मान दिया, महिलाओं की एक पहचान इस देश में बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो अग्रणी कार्य किए हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से ऐसा योगदान दिया है जो अविस्मरणीय है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हम समस्त देशवासियों से और आने वाली पीढ़ियों से अनुरोध करते हैं कि इन महापुरुषों को समय समय पर याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मेरे द्वारा जब निवर्तमान अध्यक्ष थे, उनको भी इस संज्ञान में लाया गया था कि इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए या एक सुंदर चबूतरा बनाया जाए, जिससे जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनकी कहीं अवहेलना ना हो और उनका रख रखाव किया जाए। और उसको देखने के लिए भी बात करी थी। उसके पश्चात मैंने ईओ को भी इस संबंध में कहा, कई बार निरीक्षण भी कराया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी किसी के भी कान पर जू नहीं रखती और सिर्फ मूर्तियां स्थापित करने से हम उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। उन महापुरुषों का सम्मान करने के लिए हमें समय समय पर उनकी देखरेख और उनके रख रखाव के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो उसको लेकर आप एसडीएम से बात कर रहे हैं? मैं इसको लेकर पुनः जो हमारी नई एसडीएम आई है उनसे फिर एक ज्ञापन दूंगा और इस चौक को सुंदर बनाने के लिए उनसे आग्रह करूंगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जय गणेश जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।